जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2024 के इंपॉर्टेंट डेज एंड अपॉइंटमेंट्स के टॉपिक को। थोड़ा सा फैक्चुअल है बट कोशिश करेंगे ट्रिक्स के थ्रू इसको याद करने की। इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली वनडे एग्जाम्स जिसमें सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पढ़ना पड़ेगा और इसको हम ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आता है फर्स्ट मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे, जिसको कामगार दिवस, कामगार दिन या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। अब इसी दिन जो है 1 मई को महाराष्ट्र डे और गुजरात डे भी होता है, क्योंकि इसी दिन 1960 में जो है महाराष्ट्र जो मराठी स्पीकिंग स्टेट थी वो अलग हुई थी और गुजराती स्पीकिंग स्टेट अलग हो गई थी। गुजरात स्टेट का जो है गठन हुआ था। तो यहां पर आपका जो है बॉम्बे स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट स्टेट, ये यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो अब यहीं से हमारी ट्रिक की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र और गुजरात बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं जहां पर इंडस्ट्री आपको काफी मिलती है। अब इंडस्ट्री मिलती है तो वहां पर लेबर मिलेगी। लेबर जो है लाइक प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें अपने राइट्स चाहिए, ठीक है, हमें हमारे अधिकारों की सुरक्षा की जाए, ठीक है। तो गुजरात डे से आपका लेबर डे कनेक्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जो है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, यहां पर आपको जो है समुद्र मिलता है, ठीक है। तो यहां पर टूना, टूना इज फिश, ठीक है, इज फिश। तो वर्ल्ड टूना डे, तो टूना जो है यहां पर लोग खा रहे हैं। जो लेबर है और या वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो काफी खुश होके टूना को खा रहे हैं या कह लीजिए कंज्यूम करते हैं। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहां पर एक दिन डेडिकेट किया गया है, वर्ल्ड टूना डे। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है जी। थीम है 2024 का अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। टेम्परेचर्स आर टचिंग 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये सीधा सीधा कहा गया है कि इवन प्रेस की भी जिम्मेदारी है कि वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर काम करे। तो यहां पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारा धुआं है, बहुत सारा कह लीजिए पॉल्यूशन हो रहा है। तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रेस की जिम्मेदारी है कि वो आवाज उठाए, ठीक है। लेबर राइट्स की तो आवाज उठाता ही है, उसके अलावा जो पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज की वजह से उसके खिलाफ भी आवाज उठाए। तो थर्ड में हो गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। आई होप कहानी बन रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड में इंटरनेशनल लेपर्ड डे 2024। देखिए अब जो प्रेस है, ठीक है, प्रेस में एक हमेशा से होड़ लगी रहती है, खासकर प्राइवेट मीडिया में, कि हम सबसे आगे हैं, सबसे तेज हैं, ठीक है। तो लेपर्ड, ठीक है, अगर आप बिग कैट्स की बात करो तो बिग कैट्स में भी लेपर्ड, तेंदुआ जो है काफी फास्ट माना जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे प्राइवेट प्रेस या प्राइवेट मीडिया काफी फास्ट मानी जाती है, सबसे आगे सबसे तेज रहने की कोशिश करती है। सो ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ग्लोबल लेपर्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मार्च 2023। तो ये बहुत रीसेंट है, मतलब पिछले ही साल जो है 3 मई को इंटरनेशनल लेपर्ड डे बनाया जाता है। तो इसको भी मैंने प्रेस के साथ रिलेट कर लिया है। नेक्स्ट आता है कोल माइनर्स डे, ठीक है, और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। अब वहां पर कोयले की खदान है, नॉट एग्जैक्टली वैसे गुजरात महाराष्ट्र में नहीं, बट स्टिल ठीक है, कोयले की खदान की बात चल रही है। और कोयले की खदान में क्या हो गया है, आग लग गई है। आग लग गई है तो किसको बुलाना पड़ेगा, फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ेगा। और फायर फाइटर जो है आकर क्या कर रहे हैं, आग को बुझा रहे हैं, ठीक है। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत क्रूशियल टाइम पे वो जो है लोगों की जान बचाते हैं। नेक्स्ट आता है 7th में 65th रेजिंग डे ऑफ BRO। BRO इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर एरियाज में रोड्स की कंस्ट्रक्शन का काम जो है BRO को दिया जाता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके बॉर्डर एरियाज में। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, डिफेंस फोर्सेस को जल्दी से मोबिलाइज किया जा सके बॉर्डर एरियाज में। इसके अलावा उनकी कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ। और अब रिसेंटली ब्रो, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक शुरुआत की थी ब्रो कैफेज की, ठीक है, ब्रो कैफेज की।
मतलब बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बॉर्डर एरियाज में। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, नॉट रिलेटेड टू दिस, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट। ठीक है जी। सो इट वाज कंसीव्ड एंड रेज्ड इन 7th May 1960 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब आता है वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है, वर्ल्ड अस्थमा डे, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। अब देखो, अगर जब कोल माइन में आग लगी, ठीक है, और फायर फाइटर बुझाने आए, तो क्या हुआ, आसपास के एरिया में काफी ज्यादा धुआं हो गया। ठीक है, काफी आग भड़क चुकी थी, फैल चुकी थी, और उसकी वजह से वहां पर धुआं हुआ और बहुत सारे लोगों को, खासकर बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है। सो थीम क्या है, अस्थमा एजुकेशन इंपावर्स। ठीक है, अस्थमा एजुकेशन इंपावर्स। तो आई होप रिलेट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब देखो, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, जब हम डिफेंस की बात करते हैं, तब हम एथलेटिक्स की भी बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर हो गया आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब जब हमने आर्मी की या डिफेंस फोर्सेस की बात की है, तो वहां पर आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे भी आ गया। ठीक है, रेड क्रॉस जो कि खासकर वॉर के टाइम्स में जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये नहीं देखता कि किस जो है का सैनिक है, वो कोशिश करता है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर मदद करने की। ठीक है जी। सो आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। मैं जॉय के साथ मैं जॉय देता हूं, और जो मेरे को मिलता है वो रिवॉर्ड है। ठीक है, द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ओके, सो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अब थैलेसीमिया क्या है, दो इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर होता है, बट अगेन जब हम यहां पर एथलेटिक्स, आर्मी की बात कर रहे हैं, रेड क्रॉस की बात कर रहे हैं, रेड क्रॉस कब आता है, जब बहुत खून खराबा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा खून खराबा होता है, तो खून से हो गया आपका थैलेसीमिया डे। ठीक है जी, थैलेसीमिया डे, तो ये इससे रिलेट हो रहा है। चलिए, सो एम्पावरिंग लाइव्स, एम्बेरेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। सबको ये ट्रीटमेंट, थैलेसीमिया का जो ब्लड डिसऑर्डर है, इसका ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8th May। सो रेड क्रॉस, खून खराबा, खून खराबे से थैलेसीमिया आ गया। ओके, आगे चलते हैं। 8th और 9th में अगेन आर्मी से रिलेटेड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों की जान गई, उन लोगों को याद करने का ये दिन माना जाता है 8th और 9th में। टाइम ऑफ रिमेंबरेंस एंड रिकॉन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि शुरू हुआ था 1939 में, खत्म हुआ 1945 में जाकर। अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक बात करूं, तो 1 सितंबर 1939। अब मेरे को आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे है कि जर्मनी ने जो है किस पर अटैक किया था। 1 सितंबर को जर्मनी ने किस पे अटैक किया था, जिससे ऑफिशियली शुरुआत मानी जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और 2 ही दिन बाद जो है ब्रिटेन भी ऑफिशियली जो है इसमें कूद गया था, मतलब ब्रिटेन ने भी ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी थी। तो ये क्वेश्चन आप जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर। चलिए, तो वॉर से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ल्यूपस डे। ठीक है, ल्यूपस, देखिए ल्यूपस एक पर्टिकुलर बीमारी है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये कमेमोरेट किया जाता है 10 मई को। इट इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज। देखो, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि इसके फैक्टर्स जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि इस कारण की वजह से हो रहा है। ये बॉडी में ऑटोमेटिकली जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी में कुछ कह लीजिए रिएक्शंस की वजह से आपको चीज देखने को मिलती है। कॉज्ड व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक इट्स ओन टिश्यूज। ठीक है, जब इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज पर अटैक करने लगता है, तब इस तरीके की कह लीजिए आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो इसको ल्यूपस बोलते हैं, रिजल्टिंग इन पेन एंड इंफ्लेमेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, तो पेन और इंफ्लेमेशन होता है बॉडी टिश्यूज का, इसको ल्यूपस कहा जाता है। ठीक है, अपने आप में एक छोटा सा ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए, तो अब यहां पर क्योंकि भाई देखो, जब वॉर हो रही है आज के समय पर, तो एक वॉर कहा जाता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो मान लीजिए कि व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया, या केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया, जिसकी वजह से स्किन में काफी सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो स्किन से हमारा हो गया ल्यूपस डे। ठीक है, वर्ल्ड ल्यूपस डे। देन आता है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब भाई युद्ध हो रहा है। अब युद्ध होने के बाद क्या हुआ, युद्ध होने के बाद भारत ने यह सोचा, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि हमें अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना है। तभी
हम जो है चाइना का थ्रेट और पाकिस्तान के थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं। तो इसी दिन 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1998 को पोखरण में सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। ठीक है जी, सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। अब इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ये मेरा आज का दूसरा क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रीड ऑल द कमेंट्स। ठीक है, जो जो बच्चे लाइक करते हैं कमेंट्स को, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इट इज यू कैन इजिली फाइंड इट ऑन गूगल, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको फाइंड आउट करके लिखें, चीजें रिटेन रहेंगी इससे। चलो, तो यहां पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी डेजिग्नेटेड May 11 एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया टू कमेमोरेट द हिस्टोरिक पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन 1998। ये मैंने आपको बताया। तो उसी दिन जो है साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए सारे हमारे जो कह लीजिए साइंस से रिलेटेड लोग थे, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे हो गया। तो ये भी आपका आर्मी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को जो है की टेस्टिंग करना, सक्सेसफुल टेस्टिंग करना। चलिए, अब जब हम बात कर रहे हैं रेड क्रॉस की, आर्मी की, तो इन सब में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका मेडिकल हेल्प। ठीक है, रेड क्रॉस में इनिशियली मेडिकल हेल्प मिली, फिर वो हॉस्पिटल पहुंचे। ठीक है, ऐसे समझो कि आर्मी के हॉस्पिटल में पहुंचे, तो वहां पर जो नर्सेज हैं उनका योगदान रिकॉग्नाइज किया गया। तो यहां पर इंटरनेशनल नर्सेज डे हो गया, इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024 12 में। देन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ की बात यहां पर की जा रही है। सो इसका जो थीम है आपका, हाँ जी, इसका थीम है प्लांट हेल्थ सेफ ट्रेड डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो आर्मी हॉस्पिटल जो है बहुत खुले एरिया में बना हुआ है। कभी भी अगर आप में से किसी ने आर्मी हॉस्पिटल या सीएपीएफ के हॉस्पिटल्स को देखा है, तो वो जनरली बहुत अच्छा खुले एरिया में पेड़ पौधे वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लांट हेल्थ। ठीक है, और वैसे भी आज के समय पर एक कंसेप्ट आता है वन हेल्थ का। ठीक है, वन हेल्थ का ये एक्स्ट्रा जानकारी जो मैं बीच बीच में देता रहता हूं, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच क्या कहता है? वन हेल्थ अप्रोच ये कहता है कि प्लांट्स की हेल्थ, एनिमल्स की हेल्थ और ह्यूमन बींग्स की हेल्थ, हम सबकी हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते ह्यूमन हेल्थ को आप बचा लें और प्लांट और एनिमल्स को इग्नोर कर दें, या प्लांट हेल्थ को बचा लें, ह्यूमन हेल्थ को और एनिमल हेल्थ को इग्नोर कर दें। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। तो आर्मी हॉस्पिटल है, इमेजिन करते चलिए साथ साथ में। ओके, अब देखिए प्लांट हेल्थ बहुत अच्छी है, खुला एरिया है, तो वहां पर क्या होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे। ठीक है जी, सो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सेकेंड सैटरडे इन मे एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। तो थीम क्या है, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। तो इंसेक्ट्स को अगर आप प्रोटेक्ट करोगे तो बर्ड्स भी प्रोटेक्ट होंगे। ठीक है, इसी से हमारा आगे का ट्रिक भी ऐड होगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। भाई वहां पर अगर आप अगेन आर्मी हॉस्पिटल को दिमाग में इमेजिन करते चलिएगा। अब आर्मी हॉस्पिटल है, आर्मी में जनरली सबसे अच्छी बात क्या कही जाती है कि जो बॉनहोमी होती है, ठीक है, जो ब्रदरहुड होता है, जो आपस में भाईचारा होता है। ठीक है, सारी फैमिलीज आपस में मिलती जुलती रहती हैं, बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे सोशल फंक्शंस होते हैं। तो वहां पर आपको क्या मिलता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज पर सब फैमिलीज, बेशक वो कह लीजिए ऑफिसर फैमिलीज हो, ओआरस फैमिलीज हो, बट उनके साथ एक जो सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज किसी को नहीं बख्शेगा। ठीक है, अमीर गरीब सबको जो है इसके कह लीजिए इसका इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है, अब क्योंकि अब यहां पर हमने प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया, इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट किया, पर इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट करते करते क्या हो गया, डेंगू फैल गया। ठीक है, ज्यादा जो है, ज्यादा मतलब कह लीजिए इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट हो गए। सो डेंगू प्रिवेंशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। ठीक है, तो नेशनल डेंगू डे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलना है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ठीक है, थीम लाइट इन आवर लाइव्स। अब भाई आजकल सब लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, सबके पास मोबाइल फोन है, सब मोबाइल फोन लेके
मतलब जो है बैठे रहते हैं, बोला भी जाता है इसकी वजह से आपकी सर्काडियन रिदम इम्पैक्ट होती है, ठीक है, आपका जो पूरा का पूरा स्लीप पैटर्न इम्पैक्ट होता है, ठीक है। आप में से कौन कौन ऐसा करता है सुबह मतलब रात में सोने से पहले मोबाइल फोन चेक करता है, उठते ही सुबह मोबाइल फोन चेक करता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में सही सही लिख देना, यस करके लिख देना कि हाँ हम ऐसा करते हैं, ठीक है। बट ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है, दिस दिस इज अ वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हाइपर टेंशन बढ़ रहा है। तो ऐसे इमेजिन अगेन आर्मी हॉस्पिटल है, वहां पर एक पेशेंट है, तो वो अब वो थोड़ा रिलैक्स है, अब वो मोबाइल देख रहा है अपना, ठीक है, नर्स डांट रही है कि मत देखो, बट वो देख रहा है, उसकी वजह से हाइपर टेंशन हो रहा है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। सो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। कहानी जुड़ती जा रही है। आई होप आप जब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे कहानी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ठीक है जी। अब अगेन जब हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं तो मोबाइल फोन से टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज हम सबके हाथ में इंफॉर्मेशन, बिल्कुल कहते हैं ना ऑन द क्लिक ऑफ द बटन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इमीडिएटली आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। नेक्स्ट आता है आपका सिक्किम स्टेटहुड डे, ठीक है जी। अब हम अगेन आर्मी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अब हम चलते हैं सिक्किम की वादियों में। इंडो चाइना बॉर्डर है, ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है, वहां पर टेंशन चल रही हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम जो है ऑफिशियली भारत का हिस्सा बनता है, 22nd स्टेट बनता है, और ये 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है, 1975। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है भारत का हिस्सा बना, ठीक है। तो ये हो गया सिक्किम स्टेटहुड डे। अब सिक्किम की जब हम बात कर रहे हैं, अब पहाड़ी इलाका है और खासकर हिमालयाज हैं, और वहां पर बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। कंचनजंगा पीक है, बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट आपको जीव जंतु वहां पर मिलते हैं। तो थीम क्या है, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे, सेलिब्रेटेड सेविंग स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज को सेव करना है। अगेन वन हेल्थ का अप्रोच, ठीक है, एनिमल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो, हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे। ओके, आगे चलते हैं। 18th मई में आपका आता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। थीम क्या है, म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। अब क्योंकि आप स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आप म्यूजियम्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, क्या जी ये देखो ये स्पीशीज हुआ करती थी, ये स्पीशीज हैं, इन स्पीशीज को हम ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपका योगदान कैसे हो सकता है। तो म्यूजियम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खैर म्यूजियम बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है, बट हम यहां पर इसको जो हमारी ये ट्रिक है इसी से रिलेट कर रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है 18th मई को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वुमेन इन मैरीटाइम डे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है वो सेलिब्रेट कर रहा है महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को मैरीटाइम, इंटरनेशनल वुमेन इन मैरीटाइम डे, कि जो कह लीजिए पूरे के पूरे मैरीटाइम सेक्टर में महिलाएं जो काम कर रही हैं, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करने की बात की गई। सेफ हॉरिजॉन्स वुमेन इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी, ठीक है जी। तो यहां पर महिलाएं जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बी डे, ठीक है जी, बी इंगेज्ड विद द यूथ। अब इसका मकसद क्या है बी डे का, ये है आपका अवेयरनेस को लेकर आना रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, ठीक है, पॉलिनेटर्स, क्योंकि पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका जो है बहुत सारे प्लांट्स की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगेन ये जो हमने यहां पर इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करी, बर्ड्स की बात करी, सिक्किम की बात करी, उसी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं वर्ल्ड बी डे को। तो बहुत सारे लाइक हिमालयस का रीजन है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और वहां पर आपको पॉलिनेशन देखने को मिल रही है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे, ठीक है, वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे। अब जो हिमालयस हैं, हिमालय का इकोसिस्टम जो है इंपैक्ट हो रहा है। देखो जब ये मैं
स्ट्रिक्ट रिलेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे सिर्फ हिमालयस के लिए है। मैं ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, कहानी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे के हिमालय की बात कर रहे हैं, सिक्किम की बात कर रहे हैं, तो वहां का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। कितनी बारिश होगी, कितना वहां पर लाइक सूखा पड़ सकता है, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर गर्मी। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, कॉमन लगने लग गया। पहले 45 46 होता था तो बहुत हाहाकार मचता था, 45 46 हैज बिकम नॉर्मल नाउ। सो दैट इज द वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे। ठीक है, सो ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ यूनेस्को 20 मई एज यूनेस्को इंटरनेशनल डे, और इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ऑटो इम्यून आर्थराइटिस डे। ठीक है जी, वर्ल्ड ऑटो इम्यून आर्थराइटिस डे। अगेन लाइक बहुत बारिश हो रही है और बहुत सारे लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, ऑटो इम्यून है आर्थराइटिस डे, तो ये उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट आता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है चीजें वो मैं बताता जाऊंगा स्पेसिफिकली, क्योंकि इसी दिन जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनका जो है असैसिनेशन होता है बाय द एलटीटी, और जिसको लेकर जो है कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा शिफ्ट होती है उसके बाद। और उनके जो है मतलब लाइक जो उनका असैसिनेशन हुआ, उनका देहांत हुआ, उस दिन को जो है नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में याद किया जाता है कि एंटी जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उससे सबको मिलकर लड़ना है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये अलग से भी आपको याद होना चाहिए, सीधा सीधा मतलब देखो बहुत सारी चीज को हमने स्टोरी से रेट की, बट ये जो है आपको सीधा याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल टी डे, ऑनरिंग वुमेन अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम क्रॉप टू कप। देखो, वुमेन की हमने बात की थी मैरीटाइम सेफ्टी में, तो यहां पर चाय के बागान की जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टी डे की, तो टी में जो है खासकर जो अगर आप देखेंगे, जब आप असम टी में या दार्जिलिंग टी की बात करते हैं तो आप हमेशा वहां पर महिलाओं को देखते हैं काम करते हुए। टी गार्डन्स में मेनली महिलाएं काम करती हैं, वहां पर प्लकिंग करना। ठीक है, बेसिक जो प्रोसेसिंग होती है, इनिशियल प्रोसेसिंग होती है टी की, उसमें मेजरली महिलाएं हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल टी डे, तो महिलाओं से हमने इसको रिलेट कर लिया, ऑनरिंग वुमेन अराउंड द वर्ल्ड, और थीम भी यही है इस बार का। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। अब चाय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चाय हमारे कल्चर का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। दो किसी जमाने पर अंग्रेज जो हैं चाय को फ्री बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पे, ताकि लोगों को चाय की आदत पड़े। आज के समय पर कई बहुत सारे टी लवर्स होंगे, अगेन कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन टी लवर है, मतलब हार्डकोर टी लवर है जो कह रहा है कि मेरा दिन नहीं पार हो सकता बिना चाय के। तो ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपको चाय के बहुत बड़े दीवाने मिलेंगे। तो ये है कल्चरल डाइवर्सिटी, ये आपको लाइक अक्रॉस द इंडिया चाय का जो है एक कल्चर के रूप में आप चाय को देख सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्या आ गया आपका, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अब देखो, जब हम पेड़ पौधों की क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाया जा सके। सो इस बार का थीम क्या है, बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। आप भी उस प्लान का पार्ट बनिए, क्योंकि हम सबके योगदान से ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है, वर्ल्ड टर्टल डे, तो ये जो है आपका अगेन जहां बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे हैं, पानी है तो आपको टर्टल मिलेगा। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या फर्क होता है। ठीक है, टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या फर्क होता है, एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है 24th डे कॉमनवेल्थ। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करी हमने, दो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कि यूके की कॉलोनीज हुआ करती थी, उन देशों का समूह, क्योंकि उनमें सेम सेट ऑफ लॉज हैं, सेम सेट ऑफ कल्चर है, इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे देश जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इंडियन डायस्पोरा की भी बात करेंगे, तो इंडियन डायस्पोरा सबसे ज्यादा आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में मिलता है। अगर इसको और भी मैं स्पेसिफिकली कहूं तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ही मिलता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में।
ठीक है, ये वो कंट्रीज हैं जिनमें बहुत सारे, कनाडा में, ठीक है, यूएस एक अलग देश था बट यूएस भी किसी समय पर इंग्लिश कॉलोनी ही था। तो ये सारे देश जो है वो देश हैं, अगर अफ्रीका में भी देखेंगे, साउथ अफ्रीका, कीनिया, ये वो देश हैं जहां पर ब्रिटेन का शासन था, और इसमें आपको इसलिए बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा भी मिलता है। ठीक है, सो कॉमनवेल्थ, तो इसको मैं रिलेट कर रहा हूं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? हमारी कॉमनवेल्थ है, ठीक है, सबकी एक कॉमन वेल्थ है, कॉमन प्रॉपर्टी है, इस तरीके से देख सकते हो। सो कॉमनवेल्थ डे, फॉर्मरली एम्पायर डे, इज कमेमोरेटेड ऑन सेकेंड डे ऑफ मार्च, ठीक है, सेकेंड मंडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, 11 मार्च 2024। बट इंडिया और कुछ और देश जो हैं वो 24 मई को बनाते हैं। थीम क्या है? वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आर कॉमन वेल्थ, ठीक है, हम सबका एक कॉमन फ्यूचर होना चाहिए, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ। तो ये हमारा एक कॉमन फ्यूचर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 24 में इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्खोर, ठीक है, मार्खोर। अब जब हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं तो कॉमनवेल्थ में हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आते हैं। अब उसमें भी खासकर पाकिस्तान की बात करें तो अब ये मार्खोर क्या है पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा मार्खोर, ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, ठीक है। द वर्ड मार्खोर इज पर्शियन फॉर स्नेक ईटर, दे लिव इन पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान एंड इंडियन कश्मीर वैली ऑल्सो। इन पाकिस्तान दे लिव इन चित्राल, गिजार और हुंजा रीजन, ठीक है। तो ये है आपका ये हो गया मार्खोर, ठीक है, मार्खोर। तो ये जो है यूएन जनरल असेंबली ने पहली बार सेलिब्रेट किया है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। हो सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ से पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, हमारा डियर फ्रेंड, ठीक है जी। तो और वहां पर आपको मार्खोर मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे, ठीक है, थायराइड डिजीजेस। अब क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका के बहुत सारे देश जो हैं वो यूके की कॉलोनीज हुआ करते थे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कीनिया, ठीक है। तो वहां पर आपको थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, थायराइड की, ठीक है, लाइक गले में ग्योटर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और थायराइड डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और अब जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका में आपको ये काफी बड़े स्तर पर थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो अफ्रीका डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये फाउंडिंग मतलब 1963 में, 1963 में जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का गठन किया गया था, ठीक है। बेसिकली अफ्रीका के देश आज भी हम वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं, मैक्सिमम कंट्रीज। तो उस समय पर उन्होंने ये सोचा कि हमें सबको साथ में आना चाहिए, ठीक है। दो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं रहा, मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं देखी गई है पिछले 60 सालों में, बट स्टिल, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी एस्टेब्लिश किया गया था 25 मई 1961 को। चलिए आगे चलते हैं 28 में वर्ल्ड हंगर डे। अब अगेन जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो हम हंगर की बात कर रहे हैं, भुखमरी की बात कर रहे हैं, किस लेवल पर जो है खासकर सब सहारन कंट्रीज में हमें जो है हंगर देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारी यूएन की, अभी रिसेंटली भी यूएन की रिपोर्ट ने ये कहा कि किस तरीके से हजारों लोगों की जो है लाइक वीकली या मंथली बेसिस पर वहां पर डेथ हो रही है। थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब हंगर में सबसे इंपॉर्टेंट आती है माँ, ठीक है। माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है कि मदर्स को अगर हम थ्राइव करेंगे, इंपावर करेंगे तो पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी की पूरा कह लीजिए फैमिली जो है पावर होती है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। और अब क्योंकि वहां पर भूखमरी है तो आपस में सिविल वॉर की कंडीशंस हो रही हैं, सिविल वॉर की कंडीशंस हो रही हैं तो वहां पर आते हैं यूएन पीस कीपर्स, ठीक है, ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे, एक जो है कह लीजिए वातावरण जो है सौहार्द वातावरण बना रहे। तो वहां पर आता है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, ठीक है जी। सो फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, तो ये हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। नेक्स्ट आता है आपका गोवा स्टेटहुड डे, ठीक है जी, गोवा स्टेटहुड डे। अब अंग्रेजों की तो बात हो गई, हम पोर्चुगीज पे आ जाते हैं। तो पोर्चुगीज हुआ करते थे, ठीक है, बहुत सालों तक उन्होंने गोवा पर राज किया है, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, फिर फाइनली डिसाइड किया गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आज, तो अगला क्वेश्चन है कि गोवा में कौन सा ऑपरेशन था, ठीक है, गोवा में कौन सा ऑपरेशन था जो लॉन्च किया गया? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन था जिसके तहत जो है गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया, या कह लीजिए
पोर्चुगीज टेरिटरीज को भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है जी। सो गोवा वॉज डिक्लेयर्ड अ स्टेट। अब ये नहीं है कि 1987 में गोवा आजाद हुआ था, बहुत पहले हो गया था। उसके बाद जो गोवा यूनियन टेरिटरी था, 1987 में जाकर जो है गोवा एक अलग से स्टेट बनता है। 1987 में 3 स्टेट बनती है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कभी आपने सोचा है, तो आपने वहां पर देखा होगा एक एगमुट कैडर होता है। ठीक है, एगमुट कैडर। ठीक है, जैसे पंजाब कैडर है, हरियाणा कैडर है, उत्तर प्रदेश कैडर है, तमिलनाडु, तो ऐसा एगमुट कैडर है। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यार यूटी तो समझ आ रहा है, तो ये एजीएम क्या है? सो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स को यूटीज के साथ क्यों रखा गया है? क्योंकि ये तीनों स्टेट्स जो है 1987 से पहले यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, यूटी कैडर हुआ करता था। ये तीनों स्टेट्स को 1987 में जो है क्या बना दिया गया? स्टेट्स बना दिया गया, फुल फ्लेज स्टेट। बट इनको, इनका कैडर जो है साथ में रखा गया। ठीक है, तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अलग से इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे। ठीक है जी, हिंदी जर्नलिज्म डे। सो उदांत मार्तंड वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया गया था इंडिया में। ठीक है, उदांत मार्तंड। ठीक है, हिंदी जर्नलिज्म डे। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है जी, वर्ल्ड नो टोबैको डे। सो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस। ठीक है, जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहे हैं, तो हिंदी हार्टलैंड में एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत सरकार को या वहां की राज्य सरकारों को फेस करना पड़ता है, वो है टोबैको को लेकर। ठीक है, और तो हिंदी जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में टोबैको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वहां पर आता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है जी, तो ये था इंपॉर्टेंट डेज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा अपॉइंटमेंट्स का, उसको मैं आपको स्पेसिफिकली बताता चलूंगा। अदरवाइज जो है एक, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, और अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। खासकर अगर आप बैंकिंग या आरबीआई एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेशक पब्लिक सेक्टर के हो, प्राइवेट सेक्टर के हो, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहां पर जो है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्पेसिफिकली मैं मार्क करता चलूंगा, और बाकी भी हम समझते चलेंगे। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहले है आपका क्लॉज श्वाब टू स्टेप डाउन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चेयरपर्सन आफ्टर 53 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, ये काफी इंफ्लुएंस रखते हैं। ठीक है, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्लॉस श्वाब और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 53 ईयर से, जब से ये बना है लगभग, ठीक है, 1971 में जो है इसका गठन किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मकसद क्या था? कि दुनिया भर के देश जो आकर साथ में बैठें और इकोनॉमिक इश्यूज पर चर्चा करें। ठीक है जी। सो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल स्टेप फ्रॉम हिज करंट रोल एंड बिकम द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बाय नेक्स्ट जनवरी। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, सो एस्टैब्लिश बाय क्लॉस श्वाब 1971, एनुअल गैदरिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडर्स इन डावोस। पॉलिटिकल लीडर्स, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स डिफाइन करती है इकोनॉमी को। ठीक है, तो थीम क्या है 54th एनुअल मीटिंग का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 15 to 19 जनवरी? डावोस स्विट्जरलैंड वाज रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इस बार जो कह लीजिए डावोस में, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई, उसका जो थीम था वो था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। अब ये रिपोर्ट्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, दुनिया भर में लाइक इकोनॉमी, बिजनेस प्रमोट हो, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट बताता है कि कौन सा देश कितना अच्छा कर रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है सब देशों में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बताता है, अगेन कि वुमेन जो है उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है अलग अलग फील्ड्स में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बताता है। ठीक है, ये बताता है कि हाँ, हम ग्रीन एनर्जी कितना जो है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। देन आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बताता है, ठीक है, अगेन कि कितने आपने डेट्स लिए हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए क्राइटेरिया होता है, जिससे आपको किसी भी देश का टूरिज्म के बारे में पता लगता है, वहां की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, क्योंकि जितने ज्यादा विदेशी सैलानी या फॉरेन टूरिस्ट
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आएंगे, उतना जो है क्या होगा, फॉरेन करेंसी भी भारत में आएगी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो सारी चीजों की रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। नेक्स्ट आता है बाक इंडिया अपॉइंट्स डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी एज न्यू चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स। देखिए साइंस में खासकर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेजरमेंट्स को लेना। ठीक है, सो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया इंडस्ट्री बॉडी है, सेटअप टू डिजाइन कमीशन एंड सुपरवाइज एक्यूरेट डाटा, ठीक है, रिलायबल टाइमली टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम फॉर इंडिया। ठीक है, कौन कौन सा टीवी देख रहा है, कौन से चैनल से, मतलब ये सारी चीजों का डाटा जो है मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालिटिक्स के थ्रू, जो आज के समय पर हम डाटा साइंस डाटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, वही जो है यहां पर बात की गई है। तो बार्क यहां पर जो है क्या है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है, तो इसके चेयरपर्सन है शशिधर सिन्हा। ठीक है, बिक्रमजीत चौधरी को जो है इसका हेड बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आईटीसी के संजीव पुरी सीआईआई के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं 2024-25 के लिए। सो संजीव पुरी चेयरपर्सन एंड एमडी ऑफ आईटीसी हैज टेकन ओवर एज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्रेसिडेंट फॉर 2024-25 टर्म। He is succeeding R Dinesh of TVS Supply Chain Solutions। ठीक है, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के आर दिनेश को सक्सीड करेंगे। अब ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। क्रिएट सस्टेन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पार्टनरिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। ठीक है, एडवाइजरी रोल प्ले करती है, कंसल्टेटिव रोल प्ले करती है। कब फाउंड की गई थी, 1895, आजादी से बहुत साल पहले। ठीक है, सो इट इज हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है हितेश कुमार सेतिया, जो है एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं जियोफिन के। जियोफिन क्या है, जियो फाइनेंशियल्स। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लास्ट ईयर ही जो है लिस्ट हुआ था। इसका जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग पेमेंट सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग। देखिए अगेन, इंश्योरेंस फैसिलिटीज हो गया आपका, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, वो अभी भी बहुत बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है इसके फाउंडर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, नो डाउट। सो हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट आता है मौसमी चक्रवर्ती अज्यूम्स चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज। ठीक है, गवर्नमेंट जो कह लीजिए चैनल आकाशवाणी न्यूज। तो अब कई बार आपने ये सुना होगा कि अब सुनते हैं मौसम की जानकारी आकाशवाणी पर। ठीक है, आकाशवाणी पर अब मौसम की जानकारी। तो यहां पर जो मौसमी मैम है वो आकाशवाणी पर मौसम की जानकारी दे रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो शी एज्यूम द चार्ज आफ्टर द सुपरएन्युएशन ऑफ वसुधा गुप्ता, जो कि प्रिंसिपल डीजी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन एज्यूम्स चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो वाइस चीफ बन गए हैं। अब मेरे को आपने बताना है चीफ ऑफ नेवी किसको बनाया गया है। पिछले ही महीने इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है जी, तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। देखो, अब कृष्ण भगवान की जब हम बात करते हैं तो द्वारका नगरी की जरूर बात करते हैं। ठीक है, गुजरात में द्वारका नगरी। द्वारका कहां पर है, बिल्कुल कोस्टल सिटी है। कोस्टल की बात आ गई तो वहां को प्रोटेक्ट कौन करेगा, प्रोटेक्ट नेवी करेगी। नेवी में जो है कृष्णा जी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेवी के वाइस चीफ बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर एज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, एयर फोर्स में ट्रेनिंग कमांड ये कहां पर है, ये अगेन कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। वैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड आउट करो। ठीक है, कहां पर आपको ट्रेनिंग कमांड मिलता है। ठीक है, सो दिस इज इट। ठीक है, बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका जस्टिस रिटायर्ड संजय कुमार मिश्रा गेट्स अपॉइंटेड एज जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल चेयरपर्सन। ठीक है जी, जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल चेयरपर्सन। देखिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपका जीएसटी आया था। तो इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं। 101 रुपए का शगन। ठीक है, इंडिया में शगन डाला जाता है तो लाइक 100 रुपया डाला गया
बाहर में एक सिक्का भी होता है 1 रुपए का, ठीक है, तो वो हो गया आपका 101 रुपए का शगन, 101, 501, 1001, इस तरीके से शगन डाला जाता है, ठीक है, तो 101 रुपए का जीएसटी का शगन डाला गया, ठीक है, तो ये तो हो गया पहले जीएसटी के बारे में जानकारी। अब आते हैं जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, रिटायर्ड, तो उनको बनाया गया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन। अब ये इसका काम क्या होता है, देखिए जीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो इन ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे। ट्राइब्यूनल्स का यही काम होता है कि कोर्ट्स के बर्डन को कम करना, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल्स के बारे में इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार लाई थी, तब जो है उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ट्राइब्यूनल्स की बात की गई थी, ठीक है, तो वो ट्राइब्यूनल्स जो हैं के तहत ही यहां पर जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है। जो जीएसटी को लेकर डिस्प्यूट्स होंगे उस ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, कोर्ट्स का थोड़ा सा कार्यभार हल्का होगा, और ट्राइब्यूनल्स का मकसद ये है कि स्पेशलाइज्ड लोगों को यहां पर लाया जाए ताकि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जितने भी केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके, ठीक है जी। So, former Chief Justice of Jharkhand High Court, Justice Sanjay Kumar Mishra, has been appointed as the first president of Goods and Services Tax Appellate Tribunal, New Delhi. और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो है ओथ दिलाई। जीएसटीएटी एपिलेट अथॉरिटी है एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। जीएसटी जो है, जीएसटी टैट जो है सेटअप एज अ क्रूशियल बॉडी फॉर रिजॉल्विंग जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। It will ensure swift, fair, judicial, effective resolution of GST related disputes. ठीक है, तो जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को ये इजीली फास्ट ट्रैक तरीके से सॉल्व करेगा। ट्राइब्यूनल्स के बारे में क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन जुडिशियल बॉडीज हैं जो कि इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 323A एंड 323B, बहुत इंपॉर्टेंट। 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है, 323B में ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स की बात की गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है करीना कपूर को जो है यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर जो है डिक्लेयर किया गया है। यूनिसेफ क्या है, ठीक है, अब करीना कपूर कौन है इनके बारे में बताने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, और यूनिसेफ के बारे में पढ़ लेते हैं। 1946 में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड क्रिएट किया गया था, नाम से क्लियर है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बाय यूएन रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी बच्चे इंपैक्ट हुए थे उनको रिहेबिलिटेट करने की बात की गई थी। बाद में चलकर यूनिसेफ, देखो आईसीईएफ में यूएन आ गया आगे, ठीक है, तो ये यूनिसेफ बन गया, ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनता है 1953 में। बाद में जो है इसका नाम शॉर्ट कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया, इमरजेंसी फंड हटा दिया गया, बट जो एक्रोनिम है वो रखा गया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म जो है वो अलग है, ठीक है, और एक्रोनिम अलग है, तो एक्रोनिम जो है वो पहले का था वो कंटिन्यूड रखा गया, इसकी जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा शॉर्ट कर दी गई है, तो अब सीधा है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। और इसको 1965 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशंस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट आता है पेटीएम प्रेसिडेंट एंड सीओओ भावेश गुप्ता ने रिजाइन कर दिया है। सो कंपनी ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ही विल बी रिलीव्ड ऑन 31st, रिलीव हो चुके हैं। और वरुण श्रीधर को सीईओ बनाया गया है पेटीएम सर्विसेज का। सीईओ ऑफ पेटीएम मनी राकेश सिंह। विजय शेखर शर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, विजय शेखर शर्मा फाउंडर एंड सीईओ हैं। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है 197 ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 197 कम्युनिकेशंस, ठीक है। अगस्त 2010 में ये बनी थी। रिसेंटली पेटीएम बहुत प्रॉब्लम में चल रही है, आरबीआई ने काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसके बाद जो है यहां पर भी आपको ले ऑफ का दौर दिख रहा है। टॉप पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेटीएम के लिए प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है जी। क्योंकि यहां पर इदा शीशा नोंगरेंग बनी है महिला डीजीपी, फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ मेघालय, ठीक है, फर्स्ट वुमेन डीजीपी। अब ये जो है डीजीपी बनी है सिविल डिफेंस की, सो ये ध्यान रखना। सो फर्स्ट वुमेन टू एवर बिकम द डीजीपी इन एनी स्टेट पुलिस फोर्सेस इन द नॉर्थ ईस्ट, और डीजीपी। और यहां पर मेघालय में आपको 3 हिल्स मिलती हैं, गारो, खासी, जंतिया। तो गारो, खासी, जंतिया जो है वो ट्राइब्स के नाम से ही है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जंतिया हिल्स। तो गारो ट्राइब,
खासी ट्राइब और जैंतिया हिल्स। तो इसको याद करने का भी तरीका देख लो, गरारे करने से खांसी जाती है, सो गरारे करने से गारो, खांसी, खांसी जाती है खासी हिल्स, जाती है तो जैंतिया हिल्स, ठीक है, गारो खासी जैंतिया। तो यहां पर जो है ये इदिशिशा नोंगरेंग जो हैं ये खासी ट्राइब से आती हैं, और ये ट्राइब जो है, ये जो ट्राइब्स है मेघालय की, ये मैट्रिलिनियल ट्राइब है। ये मैट्रिलिनियल ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में, एक केरल में भी आपको मैट्रिलिनियल ट्राइब्स मिलती हैं, बट बाकी जगह मेजॉरिटी में आपको पेट्रारिकल सोसाइटी या पेट्रिलिनियल सोसाइटी मिलती है, कि जो फादर है वो हेड ऑफ द फैमिली है, फादर से सन को प्रॉपर्टी जाती है, दिस इज हाउ इट गोस। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर उल्टा है, यहां पर मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली, मदर के नाम पे प्रॉपर्टी मदर से डॉटर को जाती है, शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है, लड़की लड़के के घर नहीं जाती है, ठीक है। तो ठीक है, चलो, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो जो वो रोना धोना होता है, ठीक है, शादी विदाई के समय पर वो लड़का करता है, ठीक है, कि मैं बाबुल का घर छोड़ चला। चलिए, सो मेलिंदा फ्रेंच गेट्स रिजाइन एज गेट्स फाउंडेशन को चेयर। तो मेलिंदा फ्रेंच गेट्स विल स्टेप डाउन एज को चेयर ऑफ बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। देखो, पहले बात तो मेलिंदा गेट्स जो हैं वो हैं आपकी बिल गेट्स की पत्नी, ठीक है, उनका तलाक हो गया था, बट बिल गेट्स की ये जो है वाइफ हैं, और वो अब जो है गेट्स फाउंडेशन से बाहर आ गई हैं। सो विल स्टेप डाउन एज को चेयर ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट। शी एंड हर एक्स हस्बैंड बिल गेट्स फाउंडेड एंड बिल्ट इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। बिल गेट्स ने कहा कि जो भी मैंने अभी तक पैसा कमाया है, लगभग उसका 50% जो है हम डोनेट करेंगे, दुनिया के अलग अलग एरियाज में उसको इन्वेस्ट करेंगे। सो ये आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से स्टेप डाउन कर लिया उन्होंने। विप्रो अपॉइंट्स विनय फिराके एज द सीईओ ऑफ एपमिया स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट। तो विप्रो जो है लीडिंग आईटी मेजर है, अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ विनय फारिके एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है जी, एशिया पैसिफिक इंडिया मिडल ईस्ट अफ्रीका यूनिट के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर उन एग्जाम्स के लिए जो बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वहां पर आपका पूछा जा सकता है, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नासा अपॉइंट्स न्यू चीफ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चीफ पहली बार होने जा रहा है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक प्रॉपर फील्ड के रूप में समझ रहे हैं, उसके लिए एक हेड को नियुक्त कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। सो नासा अपॉइंटेड डेविड साल्वागिनी as the agency's first chief intelligence officer, ठीक है, first chief intelligence officer in an extension of his current role as the chief data officer। तो पहले से पहले वो chief data officer थे, अब जो है वो बन गए हैं फर्स्ट चीफ डाटा इंटेलिजेंस ऑफिसर, नासा जो कि एक स्पेस एजेंसी है यूएस की, ठीक है। सो इसके अलावा आपकी रोस्कॉस्मॉस है रशिया की, कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की, इंडिया की इसरो, ठीक है। तो ये आपकी यहां पर डेविड सॉल्व करना है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, सॉल्व करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पजल को, तो इसलिए सल्वागिनी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आता है, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप नटराजन एज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक्स होल टाइम डायरेक्टर। सो आरबीआई ने कहा है कि प्रदीप नटराजन जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं आईडीएफसी बैंक लिमिटेड एज होल टाइम डायरेक्टर। ही विल सर्व फॉर अ 3-year टर्म इन दिस रोल। सो आईडीएफसी फर्स्ट सीएमडी जो है वी वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर आर शंकर रमन ऑन हिज एलिवेशन एज प्रेसिडेंट होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ, ठीक है जी। तो इनको बनाया गया है लार्सन एंड ट्यूब्रो, एलएनटी बहुत फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है। सो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ग्लोमरेट एलएनटी अनाउंस्ड द एलिवेशन ऑफ आर शंकर रमन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स ए वाई वी कृष्णा एंड वेणुगोपाल अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर्स इन सीबीआई। सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एडिशनल डायरेक्टर्स के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डायरेक्टर सीबीआई आपके लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर्स जो है सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, बट डायरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर सीबीआई का रोल क्या है, सीबीआई का गठन कब हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है,
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग मिस करते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, कोई स्टैट्यूट के तहत नहीं बनी, बट ये अपनी पावर से लॉ से डिराइव करती है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के तहत आता है, फॉर्मली स्टैब्लिश इन 1963। ये अपना ओरिजिन ट्रेस करती है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई थी 1941 में, इसी चीज को लेकर, करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, रिश्वत और करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, बट अपनी पावर को वो डिराइव करते हैं स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 सॉरी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, मतलब आजादी से पहले का एक एक्ट है, उससे अपनी पावर को डिराइव करता है सीबीआई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना ये, ठीक है। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है सीबीआई की, ये रेकमेंड की गई थी संथानम कमेटी के द्वारा। संथानम कमेटी ने ही रिकमेंडेशन दी थी सीवीसी की भी, हाँ जी, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, नेक्स्ट आता है कपिल सिब्बल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज। कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। कपिल सिब्बल फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, सीनियर एडवोकेट, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है जी। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ही वुड बी सर्विंग द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फॉर द 4th टाइम एज इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है जेठाबाई भारवाड, इलेक्टेड एज अनअपोज्ड एज नाफेड चेयरपर्सन, ठीक है। तो यहां पर जेठाबाई जो कि डिप्टी स्पीकर हैं गुजरात असेंबली में, गुजरात विधानसभा में, उनको चेयरपर्सन बनाया गया है मेजर एग्री कॉपरेटिव्स, नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, देखो नाम से समझो, एग्रीकल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग, मतलब एक गांव में ऐसे समझो कि किसान हैं, वो कह रहे हैं कि सब मिलकर कॉपरेटिव्स के थ्रू मार्केटिंग करते हैं या सब मिलकर मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। सो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मार्केटिंग कॉपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है जी। मार्केटिंग कॉपरेटिव्स है, जैसे मिल्क कॉपरेटिव्स है, जैसे लाइक अमूल को देखते हैं, मदर डेयरी को देखते हैं, सांची को देखते हैं, वेरका को देखते हैं, वैसे ही ये मार्केटिंग कॉपरेटिव है। फाउंडेड ऑन 2 अक्टूबर 1958 to promote the trade of agricultural produce and forest resources across the nation, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके रीजनल ऑफिसेस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है जस्टिस आर महादेवन, जो है उनको बनाया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस क्यों बनाया गया, चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया गया? देखिए ये होता है कि जब मान लीजिए जो चीफ जस्टिस हैं, या तो उनका सुपरएन्युएशन आ गया या उन्होंने रिजाइन कर दिया, किसी भी कारणवश जो पद खाली होता है, तो जो सीनियर मोस्ट है उनको एक्टिंग बना दिया जाता है, बट फुल फ्लैश जो है वो कोलिजियम बैठेगा, उस समय पर वो नियुक्त करेगा, हो सकता है किसी दूसरे हाई कोर्ट से लाकर जो है एक फुल फ्लैश चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो एक्टिंग जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए है ताकि काम चलता रहे हाई कोर्ट का, ठीक है जी। Okay, appointed by President Draupadi Murmu. So will take charge as the acting Chief Justice from 24th May upon the retirement of current Chief Justice S.V. गंगा पुरवाला, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है ऋषभ गांधी, अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। सो बोर्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी सीईओ ऋषभ गांधी, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ बनाया गया है, फॉलोइंग द करंट एमडी एंड सीईओ आर एम विशाखा, जो कि रिटायर हो रहे हैं 30 जून 2024 को। उसके बाद जो है ये एमडी एंड सीईओ बनेंगे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ बनेंगे। नेक्स्ट आता है एनडीए खड़कवासला, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर है पुणे में, ठीक है जी। जो भी आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं या जानते हैं, सो एनडीए खड़कवासला वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह जो है उनको नया कमांडेंट बनाया गया है, ठीक है। कमांडेंट सीएपीएफ में अलग एक चीज है, यहां पर अलग है। कमांडेंट एक डेजिग्नेशन भी होता है, एक रैंक भी होता है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ही इज एन एल्यूमिनस ऑफ एनडीए, वाज कमीशन्ड इन 1990। सो वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह assumed the appointment of commandant National Defense Academy from Vice Admiral अजय कोचर इन पुणे। सो एनडीए एक
प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी है जो ऑफिसर्स को ट्रेन करता है, इंडियन आर्म ऑफिसर फोर्सेस को, इंक्लूडिंग द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। लोकेशन है खड़गवासला नियर पुणे, और मोटो है सेवा परमो धर्मा। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बाय 1 month। ठीक है, अप टू 30th of June he was appointed as army chief on 30th of April 2022। he was commissioned in December 1982 in the Corps of Engineers, the Bombay Sappers। ठीक है, तो यहां पर जनरल मनोज पांडे, उनका टेन्योर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उसका कारण यह कहा जा रहा है इलेक्शंस हैं, नई सरकार बनेगी, उसके बाद जो है फुल फ्लेज्ड एक आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत। उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, 1 जून से 31 मई 2025 तक, और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1958 में इसका गठन किया गया था। सो दैट्स ऑल for today's lecture, for today's session। thank you so much, I hope you like the lecture। बहुत सारी चीजें ट्रिक्स के थ्रू आपको याद हुई होंगी। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेट न्यूज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए परचम क्लासेस। थैंक यू।